और उनकी वही खामोशी मुझे डस रही थी। अगले मरहले में वही मुसल्ला शख्स मुझे एक गुंजान कंज के पीछे ले गया तो मैं वहां मौजूद लैंड क्रूजर को देखकर हैरान रह गया। वहां 3 आदमी खाने के साजो सामान के साथ मौजूद थे। उनमें से एक की वज़ाकता मुसल्ला आदमियों से मुशाबा थी। बाकी 2 चेहरे मिलके शनासा थे। वो वही थे जिन्होंने पिछली रात हमें खाना खिलाया था। मुझे लाना वाला फौरन लौट गया था। खुली फिजा में तारीकी के असरात बहुत गहरे और गंभीर नहीं थे। मतला साफ था और तारों भरे आसमान की छाव में नजर खासे फासले तक काम कर रही थी। कराची वाले मतरूक गोदाम के मुकाबले में इस वीराने में उन दोनों का रवैया कदरे मुफाहमाना था। मुझे देखते ही उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। शायद उसका सबब यह रहा हो कि कराची में वो अपने ठिकाने पर शेर थे और इस वीराने में मेरी तरह वो दोनों भी दूसरों के रहमो करम पर थे। दूसरों का दस्ते नगर होने के इस मुश्तरका एहसास ने उन्हें मुझसे यगांगी के इजहार पर मजबूर कर दिया था। मुझे मूंछों वाले ने खाना दिया तो मैंने उसके करीब ही एक पत्थर पर जगह संभालने के बाद पूछा, अब तो बता दो कि ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं। मंजिल का इल्म हो तो दिल को थोड़ा सा सुकून रहता है। संदल खान ये मंजिल के बारे में पूछ रहा है, मूंछों वाले ने मुसल्ला आदमी से कहा। वो मेम भी बार बार यही पूछ रही थी, लेकिन इस वक्त सिबगतुल्लाह यहाँ था और वो गुस्से में था। मैंने जवाब दिए बगैर मेम को लौटा दिया था। बता दो बता दो, उसने अपनी क्लैशिंकोव राइफल समेत अपने दोनों हाथ लहराते हुए कहा। अब कराची से इनका हर राब्ता कर चुका है। इन्हें सब कुछ मालूम हो जाए तब भी ये अपने मुकद्दर को नहीं टाल सकते। फिर वो बराह रास्त मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। हम लोग सरदार पाइंदा गुल के जानिसार हैं और तुम लोगों को श्रृंगार वैली ले जा रहे हैं, लेकिन क्यों? हमारा कसूर क्या है? मैंने खाने का आगाज करते हुए पूछा। सरदार बाबा का हुक्म, इससे ज्यादा हमें नहीं मालूम। श्रृंगार वैली में पहुंचते ही तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो मारने से पहले तुम्हें एक एक बात बता देगा। वो अपने दुश्मनों को उनका हर कसूर बता देता है। तो क्या वो हमें कत्ल करने का इरादा रखता है? मैंने बुखला कर पूछा। खुदा मालूम, संदल खान शाह ने उचका कर बोला। सरदार के दिल की बात वो खुद जानता है या खुद जा जानता है। मेरा ख्याल है कि सरदार बाबा अपने छोटे मोटे दुश्मनों पर ज्यादा मेहनत नहीं करता। ये तुम्हारी इज्जत अफजाई होगी कि वो तुम्हें कराची से उठवा कर चिंगार के पहाड़ों में अपने हाथ संवारे। सरदार बाबा जैसे बड़े आदमी के हाथ से मरने वालों की औलादें इस बात पर नाज करती हैं कि इनके बड़ों का खून करने वाला कोई आम आदमी नहीं था। वो अपनी जेब में से निस्वार की डिबिया निकालकर अपनी खुराक लेने की तैयारी करता हुआ वहां से चंद कदम आगे चला गया। और तुम्हारा उस्ताद भी पाइंदा गुल का आदमी है? मैंने मूंछों वाले से पूछा। उस्ताद उसका मुलाजिम नहीं, दोस्त है। पाइंदा गुल की ख्वाहिश पर उसने हमें उन लोगों के हवाले कर दिया है। वो कहने लगा, उसने तुम लोगों को देखा तक नहीं है, लेकिन हमें हदायत की है कि सरदार पाइंदा गुल के कैदियों को दिन रात सफर करके जल्द अज जल्द श्रृंगार वैली पहुंचाना है। हमारा तीसरा साथी ट्रक पर सो रहा है। वो उठकर गाड़ी संभालेगा तो मैं आराम करने के लिए कैबिन के ऊपर चला जाऊंगा। ये ट्रक जरूरत के बगैर कहीं नहीं रोका जाएगा। अचानक मुझे बदरुद्दादा का ख्याल आया। मैंने जहांगीर से उसके फोन नंबर भी लिए थे, लेकिन मसरूफियात में उलझने की वजह से उससे बात नहीं कर सका। वो भी सरदार पाइंदा गुल से बहुत करीब था। मैंने मूंछों वाले से पूछा, तुम्हारा उस्ताद बदरुद्दादा को तो नहीं जानता होगा? वो भी सरदार पाइंदा गुल के लिए काम करता रहता है। मूंछों वाले की आंखें हैरत से फैल गईं। फिर उसने बेयकीनी के साथ पूछा, तुम बदरुद्दादा को उसके पुराने नाम से कैसे जानते हो? आजकल वो इस नाम से कहाँ पहचाना जाता? वो मेरा बहुत पुराना और जिगरी दोस्त है। एक जमाने में हम दोनों इकट्ठे काम करते थे। मारे गए। वो बेसाख्ता करा उठा। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पुराने दिनों का बदरुद्दादा ही तो ट्रांसपोर्टर की लाइन में उस्ताद कहलाता है। कैसा अंधेर है कि उसके आदमी तुम्हें उसी के ट्रक में बंद करके श्रृंगार वैली ले जा रहे हैं और उसके फरिश्तों को भी असलियत का इल्म नहीं है। सरदार पाइंदा गुल बहुत खतरनाक आदमी है। उसने दावत खिलाने के लिए तुमको नहीं उठवाया होगा। जब उस्ताद को तुम्हारे हशर का इल्म होगा तो पागलों की तरह अपना मुंह नोच लेगा। वो यारों का यार है और पुराने दोस्तों की बड़ी कदर करता है। इस इंकशाफ में मैं भोंचका रह गया। बदरू तो बाद में जो करता सो करता। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी बड़े से पत्थर से अपना सर फोड़ डालूं। अगर मैंने बेपरवाही से वक्त गुजारने के बजाय बदरुद्दादा से फौरी तौर पर अपने पुराने मरासिम की तजदीद कर ली होती तो सरदार पाइंदा गुल का जिक्र आते ही वो उगल बैठता कि वो सरदार पाइंदा गुल के लिए क्या गुल खिलाने का इरादा रखता है। उसके बाद 2 और 2 4 कर लेना मुश्किल ना होता, लेकिन मैंने अपनी हमाकत या गफलत से वो नादर मौका गवा दिया था। इस गफलत के संगीन नताज हम सबके सामने थे। तुम ट्रक कराची वापस ले चलो या किसी तरह अपने उस्ताद से मेरी बात करवा दो। हम चारों की जिंदगी के लिए ये होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा कि तुम दूसरों की नौकरी चाकरी भूल जाओगे। मैंने सरगोशियाना लहजे में उसको खुशामदाना लालच के आईने में उतारने की कोशिश करते हुए कहा। इनमें से एक हमारे साथ ट्रक पर सफर कर रहा है। बाकी 5 आदमी इस जीप में थोड़े फासले से चल रहे हैं। संदल खान उनका सरबराह है। वो मुझे हरगिज़ वापस नहीं लौटने देंगे। तुम्हारा उस्ताद तो क्या, किसी से भी राब्ता होने की कोई सूरत नहीं है। ये लोग तुम चारों से बुरी तरह खाइफ है, इसीलिए तुम्हें पूरे सफर में मुसलसल बेहोश रखने का फैसला किया गया। तुम्हारी दोनों ही बातें नाकाबिल हैं। इस वक्त हम कराची से कितनी दूर हैं? मैंने पूछा। हम सादकाबाद से 40-50 किलोमीटर आगे
पंजाब के इलाके में। अब तो कराची के बजाय आगे की सोचो। हमारे दिलों में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा हो गई है, लेकिन हम उस्ताद के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कराची वापसी का इंतजार करने के बजाय हम ट्रक खाली होती, उसे फोन पर पूरी बात बताते। तुम्हें एक बार तो शिंगार वैली जाना ही पड़ेगा। वैसे नाम क्या तुम्हारा? डैनी। मैंने सोचते हुए कहा, तुम संदल खान से बात क्यों नहीं करते? हो सकता है कि उसके दिल में नेकी आ जाए और वो इस मसले का कोई हल निकाल दे। उसे तुम्हारी बेतकल्फी भी मालूम होती है। मुश्किल है, ये लोग सरदार के गुलाम बने हुए हैं। उसकी कही हुई हर बात को पत्थर की लकीर समझते। वो तुम्हें शिंगार वैली ले जाने पर ही इसरार करेगा। ये सब तुंदखू और बददिमाग होने के साथ बदजुबान भी है। हेरोइन की गैर कानूनी तिजारत में इन लोगों की हैसियत कलीदी थी। बज़ाहिर वो सरदार पाइंदा गुल के मुलाजिम और नमकख्वार थे, लेकिन उन्हीं की नाकाबिल तस्कीर कुव्वत ने सरदार पाइंदा गुल जैसे पुरनूर और बारेश चेहरे वाले शख्स को मौत का सौदागर बनाया था। अपनी अपनी जगह वो सब भी मौत के सौदागर थे और उन्हें अपनी खसलतों के एतबार से वैसा ही होना चाहिए था जैसे वो थे, तुंदखू, बददिमाग और बदजुबान, सफाक और बेमहर। मौत बल्कि सिसकती हुई भयानक तरीन मौत की सौदागरी से हासिल होने वाले भारी मुनाफा पर पलने वालों के लहू में उन सब के सिवा और क्या हो सकता था? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि संदल खान तुम्हारी कोई भी बात मानने से इनकार करके हमें शिंगार वैली ले जाने पर इसरार करेगा। इससे सूरत हाल नहीं बदलेगी। तुम वैसे भी शिंगार वैली का सफर करने पर मजबूर हो। वो मान गया तो हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मैं इस इम्कान को जाया करने के हक में नहीं हूँ। डैनी ठीक कह रहा है। उसके साथी ने मेरी तायद में कहा, तुम संदल खान से जरूर बात करो। क्या सब लोगों का खाना ये अकेला ही खाएगा? अचानक संदल खान ने अपनी जगह खड़े खड़े आवाज लगाई, इसे जल्दी फारिग करो। हमने यहाँ इतना वक्त बर्बाद किया तो लाहौर में फंस जाएंगे। इसे बुलाकर अभी बात कर लो। मैंने सरगोशाना लहजा में कहा, मुझे भी इसके अज़ाइम मालूम हो जाएंगे। नहीं, मूंछों वाले ने सख्ती से इनकार कर दिया। वो साला नीम पागल है। तुम्हारे सामने बात की तो वो समझेगा कि तुमने किसी किस्म की रिश्वत वगैरह की पेशकश करके हमें खरीद लिया। अब ये काम मुझ पर छोड़ दो। यहाँ से मैं उसे ट्रक पर बिठाऊंगा, फिर रास्ते में मौका निकाल कर बात करूंगा। तुम जल्दी से अपना खाना खत्म कर लो। तुम ट्रक में किसी खराबी का बहाना करके सफर में रुकावट भी डाल सकती हो। मैंने आखिरी लुकमा निकलने के बाद उसे उकसाने की नियत से एक और कोशिश की। उन्हें हमको ट्रक से निकालना? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने मुझे मजीद बोलने से रोक दिया। मैं अपने आप इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी बात सुनी है। ये उस्ताद के लिए कड़ा इम्तिहान भी साबित हो सकता है। अगर उसके और सरदार पाइंदा गुल के ताल्लुकात ज्यादा गहरे हुए तो वो तुमसे नजरें भी फिर सकता है। इसके अलावा इन लोगों में भी एक ट्रक ड्राइवर शामिल है। वो लैंड क्रूजर चला रहा है। वो मैकेनिक का काम भी जानता है। उसने मेरी चालाकी पकड़ ली तो ये लोग मुझे गोली मार देंगे। ये जरा जरा सी बात पर आपस में लड़ते हैं। मैं तो फिर गैर हूं। आधे घंटे बाद हमें बेहोशी के इंजेक्शन कौन लगाएगा? मैंने पानी पीकर उठते हुए पूछा। मैं आऊंगा, दूसरे ने कहा। हो सकता है कि यहाँ रुक कर आधा घंटा जाया करने के बजाय मुझे भी तुम्हारे साथ बंद कर दिया जाए। खाली ड्रम हटाकर रास्ता बनाने और फिर बंद करने में काफी वक्त बर्बाद हो रहा है। हो सकता है कि हमें दोबारा बात करने का मौका ना मिले। कुछ भी ना हो सके तो ट्रक खाली होते ही बदरू दादा को फोन पर सारी बात जरूर बता देना। मुझे यकीन है कि मुझ पर सरदार पाइंदा गुल को तरजीह नहीं देखा। एक बात बार बार मत दोहराओ। मैंने जो कह दिया है वो करूंगा। वैसे यार, अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये साली मैम झूठी है। वो तो उर्दू के लिए काम वाम की बकवास कर रही थी। वो अचानक सोच में पड़ गया था। वीरा उसके दिमाग की जड़ों तक में बैठ चुकी थी, जो एक अच्छी अलामत थी। वो ठीक कह रही थी। वलायती औरतें 2-4 मर्दों से दोस्ती रखने को बुरा नहीं समझती। मैंने उसे अपने मतलब से फांस कर फ्लैट पर बुलाया था। वो मुफ्त में मारी गई है। तुमसे बहुत मुतासिर है। कह रही थी कि इतना शरीफन माश रुए जमीन पर मिलना मुश्किल है। जिंदगी रही तो उससे तुम्हारी भी दोस्ती करवा दूंगा। अल्लाह मालिक है। उसने सीना फुलाकर हल्के बल कहा। मैंने सिर्फ उसकी वजह से संदल खान से बात करके यहाँ तुम लोगों के जंगल पानी का बंदोबस्त कराया। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैं दिल ही दिल में उसकी खुशफहमी पर हंसता हुआ वहां से वापस चल दिया। वीरा उसे खड़े खड़े 10 दफा भी नीलाम कर दी थी तो उसके फरिश्तों तक को इल्म ना हो पाता कि उसकी बोली लगवाने वाली कौन थी, और वो उसके मकरूब फ्रेम में उलझ रहा था। आखिरी नताइज से कताई नजर हमारे लिए वो एक नेक शगुन था। वापसी में मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि उन लोगों ने ड्रमों से भरे हुए ट्रक और लैंड क्रूजर को हाईवे से उतार कर इस तरह खड़ा किया था कि लैंड क्रूजर सड़क पर से देखी ही नहीं जा सकती थी। ट्रक भी नहर के किनारे दरख्तों के दरमियान रुका गया था। उसका अगला हिस्सा सड़क की तरफ था। इस मकाम पर ट्रक आने जाने वाली गाड़ियों की तेज रोशनियों से बिल्कुल महफूज था। किसी को इल्म नहीं हो सकता था कि ट्रक के अक्म में कितने बड़े पैमाने पर मुतफरक सरगर्मियां जारी थी। शायद इन्हीं खूबियों की बिना पर पड़ाव के लिए इस मकाम का इंतखाब किया गया था। मुझे अंदर ले जाकर बांधने के बाद गजाला को आजाद कर दिया गया। उन लोगों के जाते ही वीरा ने मुझे अपने तजुर्बात से आगाह करना शुरू कर दिया। वो गजाला और सुल्तान शाह को पहले इन बातों से आगाह कर चुकी थी जो मेरे लिए बिल्कुल बेजान और फुसफुसी थी। उसका सारा जोर इस बात पर था कि हम डॉन क्वांग फू के आदमियों पर बिला वजह ही अपना असर खपाते रहते। उसके खामोश हो जाने पर जब मैंने अफसुर्दगी के साथ बदरुदादा का जिक्र छेड़ा
वो दोनों ही चौंक कर रह गए। अंधेरे की वजह से मैं उनके चेहरों के तासरात तो नहीं देख सका, लेकिन उनकी तहय्युर ज़्यादा सरगोशियों से मुझे उनकी हैरत और फिर मलाल का अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था। वीरा ने लगी लिपटी रखे बगैर साफ कह दिया कि मेरी गैर जिम्मेदारी और बेपरवाही के नतीजे में हम इस हाल को पहुंचे थे और इसका सद्देबाब करने की भारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आयद होती थी। गजाला के बेदस्तो पा किए जाने के बाद सुल्तान शाह को आर्जी आज़ादी नसीब हुई, फिर वो भी बांध दिया गया। बदरुदादा का क्लीन शेफ मुलाजिम अपने कयास के एन मुताबिक हमारे पास पहुंचा दिया गया। उसके पास इंजेक्शन और सिरिंज के अलावा चाय से भरा हुआ थर्मास और टार्च भी मौजूद थी। जो भी पार्टीशन वाली खिड़की गायब होती, काले ड्रम तेजी के साथ ट्रक पर लादे जाने लगे। फिर ट्रक का इंजन बेदार हुआ और वो कच्ची जमीन पर हजकोले लेने के बाद सुबह रफ्तारी के साथ हाईवे पर रवाना हो गया। सब कुछ इस तरह हो रहा था जैसे मैंने सोचा था, बस कंटेनर उस ट्रक से बदल चुका था। अपने ताज़ा तरीन मुशाहदात और तजुर्बात के बाद हमारे पास मौज़ूआत की कमी नहीं थी। गुफ्तगू करने के लिए उस हद तक तखलिया भी मुयस्सर आ चुका था कि बदरुदादा का आदमी हमारा हमदर्द बन चुका था, लेकिन उसके बावजूद हम पांचों खामोशी और गहरी सोचों में खोए हुए थे। थोड़ी सी मुस्बत पेश रफ्त होने के बावजूद आने वाले दिनों का नक्शा अच्छा नजर नहीं आ रहा था। ट्रक रफ्तार पकड़ चुका था और फिजा में सिर्फ उसके इंजन की हमवार और यकसा घूं घूं गूंज रही थी। इसका नाम अब्दुल्ला था, लेकिन उसके साथी उसे अब्दुल के नाम से पुकारते थे। मूंछों वाले दराज कामे शख्स को वली कहा जाता था। उसके असल या पूरे नाम से अब्दुल्ला बिला इल्म था। अब्दुल को इस बात का बहुत कलक था कि हम लोगों की कराची से रवानगी से पहले कोई ऐसा मौका क्यों नहीं पेश आया कि हमें बदरुदादा से अपने मरासिम के इजहार का मौका मिल सकता। हमारे साथ पेश आने वाले वाकयात को वो सिर्फ और सिर्फ मुकद्दर का नाम दे रहा था। हमारे मुकद्दर में कैद होकर शिंगार वैली चाया जाना लिख दिया गया था, इसलिए हमारे रिश्तों को भी इल्म नहीं हो सका कि हम बदरुदादा के आदमियों की कैद में हैं। उसके दिल में अपने लिए नर्म गोशा महसूस करने के बाद मैंने उस पर थोड़ी सी मेहनत करने का फैसला कर लिया। अगर मेरी वो मेहनत बारावर साबित होती तो हमें इस कैद से बासानी निजात मिल सकती थी। अगर एक मजबूरी आड़े ना आती तो हमें रास्ते ही में रिहाई मिल सकती थी। मैंने इधर उधर की बातों में राह पाते ही अपनी बात छेड़ दी। वली पूरे खलूस के साथ हमारी मदद करनी चाह रहा है। अंधेरे में उसकी आवाज उभरी। मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था। उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था। वो तुम्हारी तजवीज थी जिस पर उसने तुम्हें बता दिया था कि ट्रक के इंजन या किसी हिस्से में खराबी का बहाना नहीं चल सकेगा। संदल खान के आदमियों में एक अच्छा खासा मैकेनिक भी शामिल है। वो मजबूरी काबिल फहम थी, लेकिन तुम्हारा मामला बहुत मुख्तलिफ है। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, क्यों? मेरा मामला मुख्तलिफ क्यों है? उसकी आवाज से खाली और ज़हनी हया थी। तुम चाहो तो हमें इस अजाब से निजात दिला सकते हो। मैंने उम्मीद के साथ कहा, इन लोगों ने तुम्हें हमारे साथ बंद करके एक सुनहरा मौका फराम किया। हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। मैं हुक्म का गुलाम हूँ, भला मैं तुम्हें कैसे आज़ादी दिला सकता हूँ? मैंने समझा कि वो इंकिसार से काम ले रहा है, इसलिए उसे बताने लगा, तुम हम में से किसी एक के हाथ खोल दो, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। एक मरतबा हम चारों के हाथ पैर आज़ाद हो गए तो हम खाली ड्रमों को अंदर लाकर या बाहर धकेल कर अपना रास्ता बना लेंगे और चलते ट्रक से कहीं भी कूद जाएंगे। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले वो इस्तेज़ाई अंदाज में हंस पड़ा। ये इतना आसान नहीं होगा। ड्रमों के हिलने जुलने से जो शोर पैदा होगा वो नीचो करना कर देगा। अगर ट्रक पर मौजूद आदमी गाफिल रहा तो दूसरों को गड़बड़ का अंदाजा हो जाएगा। तुम भूल रहे हो कि कुछ आदमी लैंड क्रूजर में सफर कर रहे हैं। वो जीप कभी ट्रक से आगे दौड़ती रहती है और कभी पीछे हो लेती है। वो गड़बड़ का अंदाजा लगाने के बाद तुम्हारे साथ जो सलूक चाहेंगे करेंगे, लेकिन मुझे बराह रास्त गोली मार देंगे। वली तुम्हें उनके बारे में बता ही चुका है। उसके वजाहत मेरे लिए हौसला अफजा साबित हुई। मैंने सोचा कि मेरी बल्कि हम चारों की मदद करने पर आमादा था, लेकिन अपने तहफ्फुज़ की तरफ से फिक्रमंद था। अगर उसे किसी तरह कायल कर लिया जाता कि मंसूबा नाकाम होने की सूरत में उस पर कोई आंच नहीं आएगी तो हमारी मदद करने पर रजामंद हो सकता था। हमारे हाथ पैर संदल खान के आदमी ने बांधे हैं। तुम कह सकते हो कि हम में से किसी की बंदिशें ढीली रह गई थी और उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाने का वक्त होने से पहले आज़ादी हासिल करके तुम पर हमला कर दिया और तुम बेहोश हो गए। हमारे कामयाब फरार के बाद भी ये कहानी तुम्हारा भरपूर दिफा कर सकेगी। इसमें जान पैदा करने के लिए मैं कनपट्टी पर हल्की सी जर्ब लगाकर तुम्हें थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दूंगा। वो मेरी बात खामोशी से सुनता रहा, फिर मेरे खामोश होने पर बोला, तुम बिला वजह अपना सर खपा रहे हो। मेरा दिमाग खराब हुआ है जो मैं तुम्हारे लिए इतने पापड़ बेलूं। हमारे उस्ताद से दोस्ती के बारे में तुम्हारा दावा अपनी जगह है, लेकिन हम इस पर कैसे भरोसा कर सकते? हमें बस इतना सा कल्क है कि यह बात कराची ही में साफ हो जाती तो तुम बेयकीनी का शिकार होने से बच सकते थे। उस्ताद पुरानी दोस्ती की बिना पर तुम्हें सरदार पाइंदा गुल के आदमियों से निजात दिला देता तो तुमको ये वक्त न देखना पड़ता। दूसरी सूरत यह भी हो सकती थी कि बदरुदादा तुम्हें पहचान लेने के बावजूद सरदार पाइंदा गुल के मंसूबे को पूरा होने देता। इन दोनों बातों का इन्हिसार इस बात पर होता है कि बदरुदादा से तुम्हारी दोस्ती कितनी गहरी रही है। मगर अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि तुम हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे। हो सकता है कि तुमने इत्तेफाक से बदरुदादा के बारे में कुछ सुन लिया और अब अचानक ही उससे दोस्ती का दावा करना शुरू कर दिया है। तुम जानते हो कि हम लोग तुम्हारे दावे की तस्दीक या तरदीद हासिल नहीं कर सकते। ये तुम्हारी कोई चाल भी हो सकती है जो चल गई तो तुम्हें आज़ादी मिल सकती थी। तुम्हारी तीसरी बात बिल्कुल बेसरोपा है। इस बार मैं अपने लहजे की तलखी पर काबू नहीं रख सका। हम जब से तुम्हारी तहवील में आए हैं मुसलसल बेहोश हैं।
हम बदरू दादा के बारे में कहाँ और किससे सुन सकते थे? मैंने तो तुमसे ये पूछा था कि तुम्हारा उस्ताद शायद बदरू दादा का शनासा हो, लेकिन तुमने ये इंकशाफ करके मुझे हैरान कर दिया था कि माजी का बदरू दादा ही तुम्हारा उस्ताद है। मेरे दावे में झूठ का शायबा तक नहीं है। मुझे तो यहां तक मालूम है कि चंद रोज पहले सरदार पाइंदा गुल के भांजे को कराची में कत्ल कर दिया गया था, तो बदरू दादा ही अपने एक ट्रक पर उसकी लाश लेकर श्रृंगार वैली गया था और अब्दुल रहीम खान की तदफीन के बाद वापस आया था। अब मुझे यकीन आ गया कि तुम हमारे साथ कोई धोखा नहीं कर रहे। वो मेरे तल्ख लहजे पर जरा भी मुश्तिल हुए बगैर धीमी आवाज में बोला, अगर तुम्हें छोटे खान की लाश के साथ उस्ताद की श्रृंगार वैली तक जाने के बारे में मालूम है तो तुम झूठे नहीं हो सकते। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती कि उस्ताद सरदार पाइंदा गुल के मुकाबले में तुम्हें कितनी अहमियत देता है, और अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम दोनों सरदार पाइंदा गुल के आदमियों की बात मानने पर मजबूर हैं और वो तुम लोगों को अपना खतरनाक दुश्मन करार दे रहे हैं। हमने तुम्हारे हक में उनसे एक लफ्ज भी कहा तो हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। तुम हमारे साथ इसी पार्टीशन में बंद हो, इसलिए कम से कम इतना तो कर ही सकती हो कि आधे घंटे की मुद्दत गुजरने के बाद हमें बेहोशी के इंजेक्शन लगाओ। इसे खुली हमारे से गुरेजा देखते हुए मैंने पैंतरा बदल कर बात शुरू कर दी। यह भी नामुमकिन है। उसने टोक टोक लहजा में अपनी बात शुरू की थी कि मैंने उसे रोक दिया और फौरन ही अपनी बात की वजाहत शुरू कर दी। मेरे ये मतलब नहीं था कि तुम श्रृंगार वैली तक हमें इंजेक्शन ही ना लगाओ। मुझे तुम्हारी मखदूज पोजीशन का पूरा अंदाजा है। तुम्हारे इंजेक्शन के जरिए जिस्म में दाखिल होने वाली दवा बहुत तेजी के साथ अपना असर दिखाती है। ट्रक रुकने के आसार पैदा होती तुम हमें बेहोश कर देना। तुम्हारे इस ताउन की वजह से हम अपने गंभीर मुस्तकबिल पर गौर करने का मौका पा सकेंगे। तुम अपनी अकल के लिहाज से ठीक बात कह रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे हक में मोहलक साबित हो सकती है। अंधेरे में उसकी नासियाना आवाज उभरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं उम्र भर इस पछतावे से निजात हासिल नहीं कर सकूंगा। हम लोग स्मगलिंग वगैरह जैसे छोटे मोटे जराइम जरूर करते हैं, लेकिन ये जराइम अब कारोबार का एक लाजमी हिस्सा बन गए हैं। कोई छोटा बड़ा व्यापारी ऐसे हेर फेर के बगैर अपना पेट भी नहीं भर सकता। जो सरकारी टैक्सों में जितना ज्यादा घपला करता है उसकी आमदनी उसी कदर ज्यादा होती है। मेरा मतलब है कि हमारे जराइम भी ऐसे नहीं होते जिन्हें काबिल नफरत या घनौना समझा जाता हो। डराने धमकाने की और बात है, लेकिन मैं किसी इंसान का खून करने वाले को बहुत बुरा समझता हूँ। तुम्हारी बात मान लेने के बाद मैं अपने किसी इरादे के बगैर तुम्हारा कातिल भी बन सकता हूँ। तुम्हारी ये मंतक हमारी समझ से बाहर है। पीरा की आवाज उभरी, तुम्हें मालूम है कि बेहोशी वाली दवा की मुकर्रर मिकदार हर 5 घंटे बाद तुम्हें दी जा रही है। अगर मैंने तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक 2-4 घंटे की ताखीर से इंजेक्शन लगाया तो हो सकता है कि वो लोग दूसरा इंजेक्शन अपनी निगरानी में लगवाएं। अगर तुम्हारे खून में इस दवा की मिकदार बढ़ गई तो तुम्हारी बेहोशी का सिलसिला बेआवाज मौत पर खत्म होगा। यह दवा बहुत जोर असर है। तुम्हें जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि किसी भी 2 इंजेक्शनों में कम अज कम 5 घंटे का वक्फा हो। यह मजबूरी ना होती तो हम तुम्हें एक ही बार ज्यादा मिकदार में दवा देकर 20 या 40 घंटों के लिए बेहोश कर सकते थे। तुम्हें यह ख्याल क्यों आया कि अगला इंजेक्शन वो अपनी निगरानी में ही लगवा सकते हैं? मैंने पूछा। मेरी शीशे में सिर्फ 4 डोज की जगह बाकी रह गई है। अगला इंजेक्शन लगाने के लिए मुझे नई शीशी की जरूरत होगी। हो सकता है कि वो तुम्हें सुबह सवेरे ही बाहर निकालने का इरादा रखते हो। इन गैर यकीनी हालात में मैं कोई भयानक खतरा मोल नहीं ले सकता। उसने खामोश होकर अपनी टार्च रोशन की और उसकी रोशनी में अपनी रेस्ट वॉच का जायजा लेते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए। वक्त पूरा होते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। इस दौरान में तुम दिल खोल कर तबादला ख्याल कर सकते हो। मैं अपने कान बंद कर लूंगा। यह मेरा वादा है कि मैं तुमसे तुम्हारी मुखबरी नहीं करूंगा। ये वाकई हमारा हमदर्द है। वीरा बोली, इसकी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। दवा के असर से किसी को बेहोश करना कमाल नहीं होता। असल काम उसे दोबारा होश में लाना होता है। बेहोशी की दवा की मिकदार या किस्म के तयन में जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो ऑपरेशन टेबल से मरीज की लाश ही जाती है। मैं कई मौके पर आर्जी बेहोशी को लामतलाही मौत में बदलते हुए देख चुकी हूँ। मुझे खुशी है कि अब्दुल कोई पेशावर माहिर न होने के बावजूद इन तमाम बातों से वाकिफ है। तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि श्रृंगार वैली का सफर हमारी इस पुरस्कून और आरामदेह मौत से बेहतर साबित होगा? इस बार सुल्तान शाह की जली कटी आवाज सुनाई दी थी। तुम सुनी चुकी हो कि सरदार पाइंदा गुल ने हमें रेवड़ियां देने के लिए श्रृंगार वैली नहीं बुलाया। वहां कत्लो जदल और खून रेजी के अलावा और कुछ नहीं होगा। मेरी अकल माऊफ होकर रह गई है। गजाला की कमजोर सी आवाज उभरी, थोड़ी देर पहले तक हम ये समझ रहे थे कि डान के आदमियों ने हमें अगवा किया, लेकिन अब उमरू अय्यार की जंबील से अचानक सरदार पाइंदा गुल निकल पड़ा है। ये क्या हो रहा है? इसका क्या मकसद है? मैं समझने से कासिर हूं। ये डान कौन है? अचानक अब्दुल इस्तरारी लहजे में सवाल कर बैठा। तुम अपने कान बंद रखने और हमारी मुखबरी न करने का वादा कर चुके हो। मैं तुरुष लहजे में उसे याद दिला, तुमको हमारी आपस की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। डान कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या लेना है? तुम अपने वादे पर कायम नहीं रह सकते तो हम अपनी जुबान बंद किए लेते हैं। नहीं, तुम अपनी बातें करते रहो। उस माजर खाना लहजे में कहा। कान बंद कर लेने वाली बात मैंने मुहावरतन कही थी। इस मुख्तसर सी जगह में यह कैसे मुमकिन है कि मैं कुछ न सुनूं? तुम्हारी जुबान से एक और दुश्मन का जिक्र सुनकर मेरा तजस्सुस जाग उठा था और मैं इसरारी तौर पर बोल पड़ा, वरना मुझे डान या किसी और से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तुम्हारे आपस के मामलात हैं, अब मैं इनमें दखल नहीं दूंगा। गजाला की उलझन अपनी जगह पर बिल्कुल बजा थी। वाकयात का तसलसल हैरान कुन हद तक धोखा देने वाला था।
सरदार पाइंदा गुल हमारे अगवा से एक रात पहले ही मुझसे मिलकर गया था। अगरचे उसने मेरे साथ दोस्ती या खैर सगाली का रवैया इख्तियार नहीं किया था, लेकिन उसके तेवरों से किसी दुश्मनी का इजहार भी नहीं हुआ था। हम सब बेदोस्तों पा थे। अब्दुल हमारे सरों पर मुसल्लत था। हम अपनी फौरी आज़ादी के लिए जो भी मंसूबा बनाते, उसकी कामयाबी के लिए अब्दुल को जिस्मानी नुकसान पहुंचाकर बेबस करना नागुज़ीर होता, लेकिन इस मामले पर हम उसके सामने तबादला ख्याल नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन था कि हम में से हर एक इस वक्त अब्दुल्ला से निजात हासिल करने की तरकीबों पर गौर कर रहा होगा, लेकिन इस इनफरादी गौर व फिक्र का नतीजा सिफर से ज्यादा नहीं हो सकता था। तुम लोग तो खामोशी हो गए। 1-1.5 मिनट के इंतजार के बाद अब्दुल हमारे सकूत से बौखला कर बोला, मैं वादा कर चुका हूं कि अब तुम्हारी बातों में दखल नहीं दूंगा। इतना बड़ा दावा ना करो। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं अपने बारे में यह कह सकता हूं कि मैंने जुबान खोली तो तुम एक लम्हे के लिए भी खुद पर काबू नहीं रख सकोगे और दखल अंदाज हो बैठोगे। ओह, उसकी गुराती हुई आवाज उभरी, तो तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी कर रहे हो। तुम बिला वजह गुस्सा ना करो। हम मजबूर कैदी तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उसके बिफरने से पहले ही नरमी के साथ वजाहत करनी शुरू कर दी। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि 10-15 मिनट बाद बेहोश होकर हम सब नकारा हो जाएंगे। अपनी आज़ादी के लिए इससे पहले ही कुछ किया जा सकता है। हम जो कदम भी उठाना चाहेंगे इसके लिए तुम्हारा ताउन या फिर बेबस किया जाना जरूरी होगा। यह हमारे बस से बाहर की बात है। इसका जिक्र करके हम तुम्हारी जुबानी हमदर्दी से भी महरूम हो सकते हैं, इसलिए खामोशी ही बेहतर है। अंधेरे में उसकी हल्की सी पुरगुरूर हंसी सुनाई दी। फिर वो बोला, तुम मुझसे डर रहे हो? मैं समझा कि तुम मुझसे टकराने के लिए पर तोल रहे हो। हमारे पर तो पहले ही काट दिए गए। इस बार एक गहरे सांस के बाद वीरा की हसरत से आवाज उभरी, बंधे हुए हाथ पैरों के साथ हम क्या कर सकते हैं? तुम बहुत आसानी के साथ हमें रिकेद कर रख दोगे। इन लोगों की और बात है, मैं तुम्हारे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकता। वीरा की पुरतशवीश आवाज सुनते ही अब्दुल की आवाज में नदीरापन उतरा। तुम जैसी नाजुक और खूबसूरत मैम को तो कुश्ती लड़कर हैराने में लुत्फ आएगा। मैंने गोरी औरतों और मर्दों की रेसलिंग की कई फिल्में देखी हैं। मैं वादा करता हूं कि मेरा तुमसे ऐसा मुकाबला हुआ तो मैं किसी को तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाने दूंगा। तुम्हें अपने दाव से मारूंगा। बेहोशी की हालत में जानवरों की तरह सफर करने से तो ये बेहतर होगा कि तुम अभी अपने दिल की भड़ास निकाल दो। वीरा ने अपने लबो लहजे में सख्त बेजारी पैदा करके उसे उकसाने की कोशिश की। मैं एक अमन पसंद औरत हूं। मेरा इन झगड़े झमेलों से कोई वास्ता नहीं है। टैनी के दुश्मनों को उनसे निमटना चाहिए। मुझे पराई आग का ईंधन क्यों बनाया जा रहा है? तुम सब्र से काम लो। मैं तुम्हारे बारे में संदल खान से बात करूंगा। फिर वही संदल खान और पाइंदा खान। वीरा ने अपनी बेसाख्ता सदाकारी में जल्लाड के सारे जौहर बखेर दिए और ऊंची आवाज में बोली, इस वक्त तुम हम चारों के मालिक और मुख्तार हो। तुम्हें फैसला करना चाहिए। इन तीनों की हड्डियां भी तोड़ दो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मगर यह गैर इंसानी सलूक मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अभी और इसी वक्त मेरे हाथ पैर खोलो या मुझे डबल डोज का इंजेक्शन लगाकर अभी खत्म कर दो। मैं इस तरह सिसक कर जीना नहीं चाहती। मैं समझ लूंगी कि मेरे बाप के सारे हम वतन ऐसे ही जलील और खुद खर्च होते हैं जो मेहमान औरतों की कदर भी नहीं करनी जानते। वीरा ने अपनी वो जज्बाती तकरीर खत्म करके धीमी आवाज में रोना शुरू कर दिया और अब्दुल शायद बुखलाहट में उसके करीब पहुंच गया। तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। अब्दुल मुताफाना अंदाज में उसे समझा रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो लोग मेरी चमड़ी गिरा देंगे, लेकिन तुमने अभी अभी अपने बाप के बारे में क्या कहा था? वो बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। जरा उसे दोबारा दोहरा दो। यकीन नहीं आता कि तुम्हारे खून में पाकिस्तानी मिलावट भी हो सकती। मेरा बाप पाकिस्तानी और माँ अमेरिकन थी। वीरा दबी दबी सिसकियों के दरमियान बोली,